नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12th हिंदी वितान से आज हम चैप्टर नंबर 4 डायरी के पन्ने इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपको ज़रूरत है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की और इसके उत्तर अपने मन मस्तिष्क में एकदम से फीड करने की। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं, सुनने हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहर्न बुक की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो उत्तर है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने व अनुभव करने को मिलता है। ये एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने एकांत अज्ञातवास में समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। ये कोई महान संत या कवि नहीं थी, फिर भी उनकी आवाज़ से हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इस आवाज़ में ऐसा क्या था कि एक ये साधारण लड़की होते हुए भी इसने इहर्न बुक की मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाला था। आगे बताते हैं कि डर इतना था कि लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। ये फटे पुराने कपड़े, घिसे पीटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन है। तो ये इसकी एन फ्रैंक की डायरी की विशेषता है कि इसमें यहूदियों के प्रति, मतलब यहूदियों को किस तरह से जीवन बिताना पड़ता था और उनके प्रति दया भावना एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में दिखाई है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचित हुए भी यहाँ 60 लाख लोग की आवाज़ ये डायरी बन जाती है। अतः इत्या हत्यु की यहाँ टिप्पणी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 जो कि आया हुआ भी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है? काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? तो प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें एन को लगता है कि कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता है, कोई मेरे दिल की बातें, मन की बातें नहीं समझता है। तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि इसलिए एन ने ये डायरी लिखी? चलिए उत्तर समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन ही एन फ्रैंक के डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वोन दंपति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। पीटर यद्यपि उससे प्यार करता था, लेकिन केवल दोस्त की तरह। जबकि हर किसी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन पीटर उसकी इस ज़रूरत को नहीं समझ सका। माता पिता और बहन ने भी कभी उसकी भावना को गंभीरता से नहीं लिया। समझो शायद इसी कारण वह डायरी लिखने लगी थी। बच्चों, आपको अपने विचार अपने हिसाब से लिखने कि आपको क्या लगता है कि एन फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी होगी। ये किसी अन्य के विचार हैं, लेकिन सबके, मुझे लगता है कि सभी की यही सोच है कि अकेलापन कहीं ना कहीं एन फ्रैंक को खा रहा था
और उसकी कुछ दमित इच्छाएं थी जो कि कोई नहीं समझ पा रहा था। इसके लिए उसने डायरी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य क्या है? तो इस कथन का मतलब क्या है कि जो प्रजनन शक्ति है स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की, वह बच्चा पैदा करे या ना करे या कितना बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है, क्योंकि इसमें स्त्रियों के विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है कि उसकी इच्छा क्या है, जबकि यही है कि उसको बच्चे पैदा करने चाहिए और इससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती ही जा रही है। तो इस कथन का औचित्य क्या है? तो एन का क्या मानना है कि पुरुषों से औरत पर शुरू में ही शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे हैं। औरतें अब तक अपनी बेवकूफ़ी के कारण अन्याय सहती रही हैं। अब ये स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक बना दिया है। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। तो एन महिलाओं के सम्मान में अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करती है कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुषों ने हमेशा औरतों पर शारीरिक बल दिखाया है और आर्थिक आज़ादी भी पुरुषों को ही है। वो चाहे कमाएं ना कमाएं, कुछ भी कमाएं, कैसे भी रहें, लेकिन स्त्रियों को हमेशा मतलब पर्दे में रखने की कोशिश की है। घर से चार दीवारी से बाहर न निकलने की उनके ऊपर अंकुश लगा के रखा है। तो इस तरह से एन चाहती है कि औरतों को पुरुष की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। एन चाहती है कि औरत को बच्चे जन्मने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों को जिंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। अगला प्रश्न है बच्चों, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। तो तर्क आपको क्या देना है? इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एन की डायरी अगर ऐतिहासिक है, एक ऐतिहासिक पेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी, उसमें उसकी भावनाओं का भी समावेश है। तो आपको ये बताना है कि दोनों का फर्क, इन दोनों में आपस का जो फर्क है वो मिट गया है। इसमें आपका क्या मत है? आप सहमत हो या नहीं हो? उत्तर है, एन ने जब डायरी लिखी वह बहुत ही कठिन दौर था। उस कठिन दौर में यहूदियों का जीवन बहुत कष्टदायी था। उस भयानक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज इस डायरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी डायरी में अपने अकेलेपन का चित्रण भी एन ने किया है। एन ने लिखा है कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझ सके। ये बात सिद्ध करती है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का प्रमाणिक अंकन भी है। प्रश्न नंबर 5, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया, को संबोधित करते हुए चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी? पूछना क्या चाहता है कि किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लिखने की क्या ज़रूरत महसूस हुई एन को? तो एन की डायरी से पता चलता है कि ये एक संवेदनशील या अंतर्मुखी लड़की थी। अज्ञातवास में 8 सदस्य रह रहे थे, जिनमें वह सबसे छोटी थी।
वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाओं के वेग का सर्वाधिक होना स्वाभाविक है। हालांकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती भी है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी रहेगी। एन खुद को औरों से बेहतर समझती है। पीटर से भी वह खुलकर बात नहीं करती है। वह अपनी प्रिय व एकांत सहयोगिनी गुड़िया से बात करती है तथा चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। तो एक निर्जीव गुड़िया को ही संबोधित करती है, जिसका नाम वह किट्टी रखती है, और अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त करने का कारण है कि वह खुलकर किसी से बात नहीं करती। वह अंतर्मुखी है, वह संवेदनशील है, जो जल्दी से अपनी बातें किसी को नहीं बताती। प्रश्न नंबर 6, युद्ध के दौरान शहरों का माहौल कैसा हो गया था? सविस्तार लिखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एन फ्रैंक लिखती है कि युद्ध का नाजायज़ फ़ायदा डचों ने सबसे ज़्यादा उठाया। जो लोग अपनी मोटरसाइकिलें या कारें खड़ी करके बाजार में खरीदारी करते थे, उनकी गाड़ियां चुरा ली जाती थी। चोरी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग अंगूठी तक पहनना छोड़ चुके थे। 8-10 वर्ष का बच्चा भी खिड़की तोड़कर घर में रखा सामान उठा ले जाता था। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इतनी देर में तो उनका सारा घर लूट लिया जाता। चोरी हुए सामान के बारे में आए दिन विज्ञापन छपते थे, जो कि ये सामान लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। गलियों और नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियों तक लोग उतार ले जाते थे। सार्वजनिक टेलीफोन का तो कोई पुर्जा लोगों ने नहीं छोड़ा था। तो इस तरह की स्थिति थी, मतलब चोरी डकैती बहुत बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि लोग अंगूठी तक पहनना छोड़ चुके थे। अगला प्रश्न है, 19 मार्च 1943 की चिट्ठी में एन ने गिल्डर मुद्रा के बारे में क्या बताया? इससे क्या परेशानी आ गई थी? तो एन बताती है कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उससे बड़ा संकट उन लोगों का था जो भूमिगत हैं, जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हों कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और इसका सबूत भी देना होगा। उन्हें अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियर्ड एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। प्रश्न नंबर 8, एन को ये डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस डायरी के द्वारा वह क्या कहना चाहती है? तो अच्छा प्रश्न है बच्चों, आ सकता है एग्जाम में। एन चाहती है कि लोग नाजियों के अत्याचारों के बारे में सविस्तार से जानें। कही हुई या सुनी हुई बातों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, ये प्रभाव स्थायी भी नहीं होता। इसलिए उसने इन बातों को लिखने का मन बनाया ताकि लोग पढ़ें, सच को जानें, उससे प्रभावित हों। वह लिखी है कि मैं सही बता रही हूँ कि युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों को अज्ञातवास में क्यों जाना पड़ा, यहूदियों पर कितने जुल्म हुए। ये सब बातें बताने के लिए एन ने डायरी लिखी। अगला प्रश्न है बच्चों, संवाद योजना की दृष्टि से यह डायरी सर्वथा सफल एवं सार्थक रही है, सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है, यद्यपि डायरी में संवाद योजना नहीं होती, लेखक या लेखिका केवल आत्मपरक शैली में घटनाओं का क्रम से वर्णन करते हैं, लेकिन एन की इस डायरी की संवाद योजना अनूठी है। 19 मार्च 1943 को लिखी चिट्ठी में उसने संवाद योजना का प्रयोग किया। जब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे थे और हालचाल जान रहे थे, तब संवाद योजना का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत इस संवाद योजना का एक उदाहरण, मेरा नाम हेनरिक सापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? सनाली ग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं। बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। इस प्रकार इस डायरी की संक्षिप्त संवाद योजना स्वाभाविक एवं सार्थक बन पड़ी है। प्रश्न नंबर 10, इस डायरी में एन के निजी जीवन का चित्रण भी हुआ है, सोदाहरण लिखें। तो इस डायरी में उसके मतलब पर्सनल लाइफ का चित्रण किया गया है। तो उदाहरण सहित आपको बताना है कि इस डायरी में ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें ये पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इसमें दी गई है। उत्तर है, एन फ्रैंक ने न केवल यहूदियों और नाजियों के बारे में लिखा, बल्कि अपने बारे में भी लिखा।
उसका निजी जीवन इस डायरी में प्रस्तुत हुआ है। एन को जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं मिला जो उसे समझ पाता, उसकी तकलीफ़ों को जान पाती, उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता। पीटर का प्यार केवल दोस्ती तक रहा। उसने भी कभी एन को समझने की ज़रूरत नहीं समझी, या फिर वह एन की भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। एक जवान लड़की अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ अकेली जीती रही, इसलिए उसने इस पीड़ा का वर्णन अपनी डायरी के कुछ पृष्ठों में किया है और कहा है कि काश कोई मेरी भावनाओं को जान पाता। तो बच्चों समझ गए होंगे कि इसमें उसके निजी जीवन का भी चित्रण हुआ है। डायरी का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि यहूदियों और नाजियों के बारे में ही उसको लिखना था। हालांकि डायरी उनको लक्ष्य करके ही लिखी थी, लेकिन साथ साथ उसने अपने निजी जीवन का भी इसमें चित्रण किया है कि उसने बताया है कि ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि उसकी भावनाओं को समझ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एन ने औरत की महत्ता को कैसे बताया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर है, एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरत बच्चे को जन्म देते वक्त झेलती है। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर उसका आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं, उसका सौंदर्य उसे विद्या ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। तो बच्चों, महज 13 वर्ष की लड़की के इतने गंभीर विचार, तो ये डायरी सही में हमें बहुत सारी प्रेरणा देती है कि वो कैसी चौंकाने वाली बातें उसने कही हैं। औरत के बारे में उसने कितने गंभीर विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि औरत की महत्ता को वह सामने लाने की कोशिश कर रही थी कि औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली ना समझे, और इतनी तकलीफ़ सहन करने के बाद भी औरत को मिलता क्या है, ये बातें उसने डायरी के माध्यम से बताई हैं। क्योंकि औरत से ही तो संसार और मानव जाति की निरंतरता बनी रहती है। औरत नहीं हो तो बच्चे कहाँ से होंगे, ये अपना संसार आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब बातें उसने डायरी के माध्यम से बताई है। प्रश्न नंबर 12, एन की किन बातों से पता चलता है कि आज नारी स्वतंत्र होने लगी है। उत्तर है, एन कहती है कि संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उसकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है, जो मन में आए करती हैं। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरत अब तक इनको सहन करती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, वह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उनसे बराबरी का हक दिया जाने लगा है। तो कई लोगों ने, कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है। इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति से झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। तो अब स्थिति धीरे धीरे सुधरी है शिक्षा की वजह से, और महिलाएं आगे आई हैं। उन्होंने पुरुषों को ये एहसास दिलाया है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अकेले पुरुष ही नहीं जो कि समाज को चलाते हैं या परिवार को चलाते हैं। प्रश्न नंबर 13 जून 1944 को क्या खास बात थी, एन को क्या क्या मिला। बच्चों, इसका उत्तर है, इस दिन एन का जन्मदिन था। वह 15 वर्ष की हो गई थी। वह बताती है कि उसे काफ़ी उपहार मिले। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तकें, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्ट, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट,
मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गेट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मीएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ। सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया टेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। उसे यह उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। आगे का प्रश्न है जो कि 2016 में भी पूछा गया और 2017 में भी अब फिर से पूछा जा सकता है। डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर, जो कि एन फ्रैंक का दोस्त रहता है, उसके स्वभाव की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, एन फ्रैंक ने अपने दोस्त पीटर के बारे में जिक्र करती है। पीटर एन फ्रैंक को दोस्त की तरह स्नेह करता है। स्वयं एन फ्रैंक के शब्दों में उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। पीटर अच्छा व भला लड़का है। धर्म के प्रति नफरत, खाने के बारे में उससे बातें करना आदि उससे अलग बनाता है। वह एन की आपत्तिजनक बातें भी सुन लेता है, जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी है। वह अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद साबित करने में लगा हुआ है। वह अंतर्मुखी है। वह अपने जीवन में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता। वह शांति प्रिय है, सहनशील है, बेहद सहज आत्मी व्यक्ति है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एन फ्रैंक के बारे में कोई कुछ कहता है तो वह नहीं कहने देता, और धर्म के प्रति नफरत और खाने के बारे में उसकी बातें करना, वह इस तरह की बातें करता है। और साथ ही अपने ऊपर जो भी आरोप लगते हैं उनको बेबुनियाद साबित करता है और अपनी लाइफ के में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता। प्रश्न नंबर 15, एन की डायरी उसकी निजी भावनात्मक उथल पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। जो कि हमने प्रश्न नंबर 10 में पढ़ा था, वही उत्तर यहाँ पर है कि उसकी निजी जिंदगी के बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। इस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे। उत्तर है, एन फ्रैंक व उसका परिवार हिटलर की नक्सलवादी नीति का शिकार हुआ था। उन्हें 2 वर्ष तक गुप्त आवास में छुपे रहना पड़ा। जब वह गुप्त आवास के लिए गई तो उस समय उसकी आयु 13 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में उन्हें जीवन के भयानक संकट से गुजरना पड़ा। उनके अस्तित्व पर भी संकट आ गया। एन की संवेदना का विकास छुपने से पहले ही हो चुका था। उनके भीतर अपने व्यक्तित्व की पहचान आदि की उथल पुथल पहले से ही चलती रहती थी। वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करती थी। एन ने गुप्त आवास में जो 2 वर्ष बिताए, वे दोनों वर्ष विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण थे। हिटलर की नीतियों ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया, उनका विकास अवरुद्ध कर दिया। इसलिए उसने अपनी डायरी में युद्ध व राजनीति से जुड़ी बातें बताते हुए निजी जीवन के कष्टदायी क्षणों को भी व्यक्त किया। तो उसके निजी जीवन की जो भावनाएं थी वो सब इन नाजियों के, हिटलर की जो आतंकवादी नीति थी, तानाशाह की जो नीति थी, उसके चलते उसके निजी जीवन में बहुत ही उथल पुथल मची। प्रश्न नंबर 16, एन फ्रैंक की डायरी को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर है, एन फ्रैंक की डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है कि एक समूह होता है सारी जानकारियों का, तो वो एक समूह के रूप में है, कागजात हैं एक तरह से ये डायरी, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये डायरी 2 साल के अज्ञातवास के दौरान लिखी गई। 12 जून 1942 को उसके जन्मदिन पर सफ़ेद व लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक उसे उपहार के तौर पर मिली थी। तभी से उसने गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखनी शुरू की। तब वह गोपनीय जीवन शुरू नहीं हुआ था। महीने भर के अंदर उसे अज्ञातवास झेलना पड़ा। एन का डायरी लिखना जारी रहा। उसने आखिरी हिस्सा 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके बाद वह नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। ये डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। एन फ्रैंक उस दर्द की साक्षात भोक्ता थी मतलब भुगतने वाली। तो उस दर्द को उसने अपनी आंखों से देखा था। वह संवेदनशील सी
उसकी उम्र आने वाले दुश्मनों से भी पूरी तरह अछूती थी। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, ये सब उसको झेलनी पड़ी थी। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 17, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप एन फ्रैंक की बहुत सारी विशेषताएं इस डायरी के माध्यम से बता सकते हैं कि वह किस तरह की लड़की थी। तो इसमें आपको 3 ही बतानी है। तो पहली है बौद्धिक रूप से सक्रिय, कि वो बुद्धिमान थी। दूसरी है संवेदनशील, कि वो बहुत इमोशनल थी। और तीसरी है स्त्री की पक्षधर, कि वो स्त्रियों के खिलाफ, जो पुरुष थे उनके खिलाफ वह आवाज़ उठाती थी और स्त्रियों का साथ देती थी। तो बौद्धिक रूप की से सक्रिय में आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे कि एन को नस्लवादी नफरत के कारण गुप्तवास में रहना पड़ा। ऐसे एकाकी व भयभीत समय में भी वह डायरी लिखती रही। तो वह बुद्धिमान थी। संवेदनशील, एन संवेदनशील लड़की थी। वह पीटर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी। परिवार के हर सदस्य के बारे में वह जो कुछ महसूस करती थी उसे अपनी डायरी में लिखती थी। और स्त्री की पक्षधर, वह पुरानी महिलाओं को बेवकूफ़ कहती है क्योंकि वे पुरुष की कमाई पर आश्रित रहती थी। शिक्षित महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा वह सोचती थी। प्रश्न नंबर 18, एन ने अपनी डायरी में किट्टी को क्या क्या जानकारी दी। किट्टी को संबोधित करते हुए लिखती है ना, किट्टी मतलब एक गुड़िया रहती है, उसी को संबोधित करते हुए वह डायरी लिखती है। तो आपको बताना है, एन ने डायरी में निम्नलिखित जानकारी दी। पॉइंट बना के लिखेंगे आप। पहला है रविवार को दोपहर घटी घटना, लगभग 3 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। मार्गरेट गुस्से में थी क्योंकि पापा को एमएमएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला था। हर कोई इस बुलावे का मतलब जानता था। दूसरा है इमारत की जानकारी। एन ने किट्टी को पापा के दफ्तर की इमारत की जानकारी दी। इसमें तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम है जो काम करने की जगह और भंडारघर के रूम में इस्तेमाल होता था। तीसरा है अपने 15वें जन्मदिन की 13 जून 1944 को एन का 15वां जन्मदिन था। उसे काफ़ी उपहार मिले। इनमें से पुस्तकें, 2 बेल्ट, रुमाल, दही के कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले बिस्किट प्रमुख थे। तो ये सब वह अपनी डायरी में किट्टी को संबोधित करते ये जानकारी देती है। प्रश्न नंबर 19, डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचारों को अपने शब्दों में लिखना है। या फिर इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों और जीवन शैली के बारे में एन फ्रैंक के क्या विचार थे। तो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि वह महिलाओं की पक्षधर थी। वह जो पुरानी महिलाएं थी उनको बेवकूफ़ समझती थी। और फिर वह ये बताती हैं कि स्त्रियों की स्थिति को बहुत अन्याय कहती थी और उनका मानना था कि शारीरिक क्षमताओं को बहाना बनाकर पुरुषों ने स्त्रियों को घर में बांध दिया है कि स्त्रियां तो कमज़ोर होती हैं, वह कमा नहीं सकती, वह बाहर कुछ काम नहीं कर सकती। ऐसा मतलब पुरुष प्रधान समाज की सोच है जो कि एन फ्रैंक उसको गलत बताती है। और वह बताती है कि स्त्रियां जो पीड़ा सहती हैं वो तो सब दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा होती है जो कि एक महिला ही सह सकती है। और इस तकलीफ को भी झेलकर स्त्री मनुष्य जाति को जीवित रखे हुए है। तो इस तरह से वह अगली सदी की स्थिति बदलेगी ऐसा वह सोचती है और बच्चा पैदा करने वाली स्थिति बदलकर औरतों को ज़्यादा सम्मान और सराहना प्राप्त होगी। उसके ये विचार परिवर्तनकारी हैं। तो इस तरह के विचार एन फ्रैंक के मन में आते हैं महिलाओं के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है बच्चों, इसको बार बार समझना आपको। प्रश्न नंबर 20, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नारी स्वतंत्रता की जो कल्पना की, आज उस स्थिति में कितना परिवर्तन आया। तो पहले की महिलाएं कैसे रहती थी और आज की महिलाएं कैसी हैं वो तो आप भी अपने मस्तिष्क में कल्पना करके, चित्रण करके अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं इसका। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि एन नारी की खराब स्थिति के लिए पुरुषों को जिम्मेदार मानती है। उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। औरतों ने बच्चे उत्पन्न करने में जो कष्ट सहा है वह युद्ध में लड़ने वाले सैनिक से कम नहीं है। औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। एन औरतों को बच्चे जनने बंद करने के लिए नहीं कहती है क्योंकि प्रकृति औरतों से ये कार्य करवाना चाहती है। वह समाज में खूबसूरत व सौंदर्यमयी औरतों
के योगदान को बहुत महान मानती है। आज समय बदल चुका है, पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है। ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, परंतु शिक्षित व शहरी महिलाओं की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। उन्हें घर, परिवार, समाज, राष्ट्र हर जगह सम्मान मिल रहा है। अब बच्चे पैदा करने का अधिकार नारी के विवेक पर है। वह चाहे तो बच्चे पैदा करें, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन वो सब उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। आज महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, परिवार संभालने के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी वो देखने लगी हैं। तो इस तरह से उनका बौद्धिक विकास हुआ है, उनका मानसिक विकास हुआ है, उनको समाज में सम्मान मिला है। तो आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। तो एन की डायरी में वर्णित स्त्री की दशा की तुलना में भारतीय नारी की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय नारी जीवन के संदर्भ में उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो हमें सहज ही प्राप्त होते हैं। उत्तर है, समाज में भारतीय नारी से हमेशा त्याग व ममता की अपेक्षा की जाती है। वह अपने जीवन की सुंदरता के बलि चढ़ाकर बच्चों को जन्म देती है। प्रसव पीड़ा किसी सैनिक पीड़ा से अधिक होती है, इसके बावजूद उसे सम्मान नहीं मिलता। पुरुषों ने शारीरिक बल के आधार पर स्त्री को कमजोर माना है तथा उस पर शासन किया है। वे आय के स्रोतों पर नियंत्रण रखते हैं तथा स्त्रियों का कार्य बच्चे पैदा करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है। इससे स्त्री का अपमान, व्यक्तित्व दबा रह जाता है। बच्चे पैदा करने का निर्णय का अधिकार भी पुरुष का होता है। पुरुष ने अपने हितों की रक्षा की आड़ में स्त्री का शोषण किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई फिर से पूछा जा सकता है। बच्चों, अंतिम जो प्रश्न है वह है, डायरी के पन्ने युवा लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के उत्पीड़न को झेला। तो इसका उत्तर है कि एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, मतलब एक कागजों का समूह है जिसमें यहूदी और नाजी, यहूदियों पर जो नाजियों के अत्याचार हुए थे उसका वर्णन है। ये डायरी व्यक्तित्व जीवन के अनुभवों का बयान करती है। एन और उसका परिवार 2 वर्ष तक कहीं अज्ञातवास में छुपे रहे और 1942 को एसएसएम के बुलावा आने पर सभी गुप्त रूप से रहने की योजना बनाने लगे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। 9 जुलाई 1942 को एन के पिता के दफ्तर में गोदाम व भंडारघर के रूप में प्रयुक्त कमरे मिले। इस भवन के नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल की ओर जाकर गली में खुलने वाले रास्ते की ओर बने कमरे में एन का परिवार रहता था और बिजली कटने के डर से वे अधिक बिजली नहीं खर्च कर पाते थे। 4:30 बजे अंधेरा हो जाता था। दिन में घर के पर्दे हटाकर बाहर नहीं देख सकते थे। रात होने पर वे आसपास के पर्दे हटाकर देखते थे। दिन में वे उलूल जुलूल हरकतें करके दिन बिताते थे। एन ने रात में खिड़की खोलकर बादलों से लुका छुपी करते चांद को देखा। तो इस तरह से आम व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में रहने की प्रेरणा मिलती है ये एन फ्रैंक की डायरी से। वह हमें अपने अनुभव लिखने की भी प्रेरणा देती है। साथ ही हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये भी संदेश हमें इस डायरी के माध्यम से मिलता है। क्योंकि जब वो 13 साल की लड़की का मानसिक संतुलन इतना अच्छा रहता है तो फिर बड़े बड़े लोगों को मतलब कठिन परिस्थितियों में डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस डायरी से हमें ये संदेश मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा सुनने के लिए। आशा है आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये प्रश्न उत्तरों की सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।